हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अनंत फैथ लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज हम आरबीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा क्लास 10वीं मैथ 2025 का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन लेके आए हैं। आज हम इसको हल करते हैं कि कितने कितने नंबरों का अपना एग्जाम है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने कितने नंबर के आ रहे हैं, कैसे इनको अप्रोच करना है और कैसे इनका सॉल्यूशन कम से कम टाइम में देना है, ये आज हम करने जा रहे हैं। तो इसमें राजस्थान बोर्ड में कितने 80 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें हमें 3.25 घंटे अर्थात 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास पहले क्वेश्चन बहुविकल्प होते हैं। बहुविकल्प का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिनको हमें एमसीक्यू में एबीसीडी में आंसर देना पड़ता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, जिसमें पहला क्वेश्चन अपने आया है नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम का पहला सवाल है कि संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम का मतलब समझने का अर्थ होता है कि वह छोटी से छोटी नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 6 और 20 का पूरा पूरा भाग चला जाए, ऐसी छोटी से छोटी संख्या ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसमें 6 का भी डिवाइड चला जाए और 20 का भी डिवाइड। जैसे इसका मेथड होता है अपने पास, जिसमें अपना मेथड होता है, सबसे पहले हम 6 के ऐसे 2 खाने बना लेंगे, एक खाने में 6 और एक खाने में 12 लिख दिया। अब सबसे पहले इसमें स्टार्ट करते हैं डिवाइड देना। सबसे छोटी संख्या 2 से स्टार्ट करते हैं। भाई 2 का डिवाइड 6 में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 2 कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स लिख दो, क्योंकि 2 का डिवाइड 6 में देंगे तो 3 टाइम्स जा रहा है। अब क्या इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है? नहीं, अब किसका डिवाइड जाएगा इसमें? 3 का। तो 3 का कितनी बार गया? 1 टाइम। और जब तक डिवाइड देना है, जब तक कि नीचे की क्या नहीं आ जाता है, 1 रिमाइंडर नहीं बच जाता। इसी प्रकार इसमें देनी, 2 का डिवाइड दिया तो कितने टाइम्स गया? 10। फिर 2 का डिवाइड दिया, कितने टाइम्स गया? 5। अब 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 4 का नहीं जा रहा, अब सीधा 5 का जाएगा। 5 का डिवाइड दिया कितनी बार? 1 टाइम आ गया। अब इनको लिखते हैं कि 6 के फैक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 3, अर्थात इन दोनों के मल्टीप्लाई से 6 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार 20 को क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि 2 और 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स, तो इसलिए क्या लिख दिया? 2 की पावर 2। अब एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम लेने के लिए क्या लिखेंगे? एलसीएम ऑफ 6, 12, 20। अब इनमें से एलसीएम का मतलब होता है कि 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है। जैसे 2 की पावर यहां 1 है, 2 की पावर यहां 2 है, तो मैक्सिमम कौन सी है? 2 की पावर 2। यहां पर 3 की पावर कितनी है? 1। यहां 3 की पावर आप क्या लिख सकते हो? एज ए 0, अर्थात मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 इंटू, फिर कितना है? यहां पर 5 की पावर कितनी है? 5 की पावर 1, और यहां 5 की पावर कितनी है बेटा? एज ए 0 ले सकते हैं। जैसे यहां क्या आ गया? 5 की पावर 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया? और ये कितना हो गया? 60। अर्थात 60 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 6 से भी डिवाइड जाएगा और 20 से भी डिवाइड जाएगा। इसलिए 6 और 20 का एलसीएम क्या हो गया? 60। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक बार कट कर। हाँ दोस्तों, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कौन सा है बेटा? कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के शून्य के का योग है। शून्य को क्या पूछा बेटा? योग, अर्थात किसका? बहुपद का। और हम जानते हैं कोई भी अगर बहुपद अपने पास है, अगर कोई भी बहुपद अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी और पी ऑफ एक्स, पोलिनोमियल ऑफ एक्स बराबर क्या दे रखा हो? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके शून्यकों का योग क्या होता है? शून्यकों का योग, जो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस बी अपॉन ए, अर्थात माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट अचर का टर्म्स और अचर टर्म्स।
तो सॉरी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस बी अपॉन ए, जहां पर अपने पास पोलिनोमियल क्या दिया है कि पी ऑफ एक्स बराबर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, जहां पर ए की वैल्यू कितनी है बेटा 1, बी की वैल्यू कितनी है -7 और सी की वैल्यू क्या है 12। तो मुझे क्या चाहिए अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है कि इस बहुपद के मान के चल रहा हूं कि दो रूट है, दो जीरोज है जिसको हम मूल भी कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, जहां पर इसकी वैल्यू क्या होती है -b/a, अर्थात माइनस बी की वैल्यू कितनी है -7/1, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस माइनस क्या हो गया +7, तो ये अपना क्या हो गया आंसर +7, कितना ऑप्शन नंबर है बी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट, और अगर इसी सवाल में अगर दूसरा सवाल पूछता कि शून्यकों का प्रोडक्ट, क्या पूछता शून्यकों का गुणनफल, अर्थात प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो उसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल, ये अल्फा और बीटा क्या होते हैं इसके जीरोज, तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा अल्फा बीटा, जिसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है सी अपॉन ए, क्या होती है सी अपॉन ए, जहां पर सी की वैल्यू क्या है 12, ए की वैल्यू क्या है 1, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12, ये अपना क्या क्या हो जाता आंसर, कब जब इनका क्या पूछ लेता प्रोडक्ट, पर यहां पर क्या पूछा है सम, तो सम का आंसर क्या आ गया 7, और प्रोडक्ट में क्या हो जाता ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरा इक्वेशन से, अर्थात लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो इसका सॉल्यूशन क्या पूछ रहे हैं कि समीकरण 3x, इक्वेशन क्या दे रखी है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, यदि x का मान क्या दे रखा है 5 एंड x इक्वल क्या दे रखा है 5, तो किसकी वैल्यू पूछा है कि y, और हमें पता है अगर इस इक्वेशन में x की वैल्यू 5 है तो इस x को इक्वेशन पे रखने पर इसको सेटिस्फाई करेगा, तो रखो बेटा x की जगह 5 प्लस 2y इक्वल 7, तो क्या आ गया 15 प्लस 2y इक्वल 7, 15 उधर गया तो कितना हो गया 2y इक्वल 7 माइनस 15, डिफरेंस अंतर कितना आया माइनस माइनस का 8, 2 का क्या लग गया बेटा भाग -8/2, y इज इक्वल टू -4। इस इक्वेशन के लिए अगर x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू क्या हो गई -4, जो कि ऑप्शन नंबर है सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। अब 4 क्वेश्चन अपना आया है चैप्टर ट्रायंगल से, चैप्टर नंबर 6 से, क्या दे रखा है कि दी गई आकृति में डीई, ये अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें डीई पैरेलल है बीसी के, और एडी की वैल्यू दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर, डीबी की वैल्यू दे रखी है डीबी 3 सेंटीमीटर, और एई की वैल्यू दे रखी है 2 सेंटीमीटर, और किसकी वैल्यू पूछा है सीई, इसको मैं मान लेता हूं x सेंटीमीटर, और यहां मैंने बता रखा है कि ये सवाल आया है बीपीटी से, अर्थात आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहती है अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड, किसी भी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल दो साइड को प्रतिच्छेद करती हुई कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो तीसरी लाइन की हमेशा क्या होती है बेटा पैरेलल, और उस दोनों शेष लाइन को क्या करती है सेम रेशियो में डिवाइड करती है, अर्थात अगर डीई क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है गिवन, अगर डीई पैरेलल क्या है बेटा बीसी, तो ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो शेष ट्रायंगल की साइड अर्थात ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। सेम रेशियो का बोले तो बेटा कि ए डी बटे डी बी इज इक्वल टू ए ई बटे ई सी, ई सी अर्थात सेम रेशियो में डिवाइड कर दी, ये कहती है फ्रॉम ए बीपीटी। बीपीटी का मतलब क्या होता है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, अर्थात बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम।
अब इनमें से कभी भी सवाल में तीन तीन साइड की वैल्यू दिया रहेगा और एक चौथी साइड पूछ ले जाए। किसकी वैल्यू दिया है? एडी, एडी की वैल्यू 1.5, डीई की वैल्यू 3, एई की वैल्यू 2, और हमने मान के चला था ई और सी की वैल्यू क्या था ये बेटा? एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको बताइए कितने टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स से। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इससे मल्टीप्लाई हो तो x, और 2 इससे हुआ तो कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई? 4 सेंटीमीटर। और x क्या था अपने पास? E और C, और E और C 4 आ गया तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये भी पीटी है। अगला सवाल, अगला सवाल है अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या कहती है कि बिंदु 2,3 और 5,6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2,3 एंड 5,6 इज क्या होगी। और हम जानते अगर आपके पास कोई भी लाइन सेगमेंट का 2 पॉइंट दे रखा है, मान लेता हूं क्या दे रखा है? कोई भी 2 पॉइंट, एक P है, P के कोऑर्डिनेट क्या मान लेता हूं? x कोमा y1, और एक पॉइंट के क्या मान लेता हूं? Q पॉइंट x2 कोमा y2, x2 कोमा y2, x2 कोमा y2। तो इन दो लाइन सेगमेंट के दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस को कैसे लिखते हैं? PQ। PQ का मतलब डिस्टेंस, मोड भी लगा दो पॉजिटिव क्यू, डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। मोड ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जहां पर अगर हम पॉइंट देखें तो p की वैल्यू क्या दे रखी है? 2,3, q की वैल्यू क्या दे रखी है? 5,6। तो यहां पर x1 की वैल्यू क्या हो गई? 2, और y1 की वैल्यू क्या हो गई? 3। x2 की वैल्यू क्या हो गई? 5, और y2 की वैल्यू क्या हो गई? 6। तो पुट करो अपने फॉर्मूले में। रूट x2 कितना है बेटा? 5 माइनस x1 कितना है अपने पास? 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 6 माइनस y1 कितना है? 3 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन स्टार्ट करो। 5 में से 2 गया तो 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 6 में से 3 गया तो 3, और 3 का स्क्वायर फिर क्या आ गया? 9। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 9, अर्थात 9 तो रूट के बाहर आ गया 3 के साथ, और 2 रह गया अंदर यूनिट। तो ये क्या हो गया अपने? 3 रूट 2, अर्थात पॉइंट 2,3 और 5,6 के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई? 3 रूट 2, जो कि अपना ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, चलो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल बता देते हैं कि डिस्टेंस से और कैसे सवाल बन सकते हैं आपके। तो डिस्टेंस जैसे कि आपके पास ग्राफ होता है, जैसे ये एक्स अक्ष होता है, ये क्या होता है? वाई एक्स, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। एक्स अक्ष और वाई एक्स अक्ष और वाई एक्स जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं बेटा? हमें मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु, ओरिजिन। और इसको किससे डिनोट करते हैं? ओ से। अर्थात ओ के जो राइट साइड में एक्स एक्स की डायरेक्शन होती है वो प्लस को डिनोट करती है, और लेफ्ट साइड में जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव को डिनोट करती है। और ओरिजिन के ऊपर वाले जो वाई की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव, और वाई के नीचे होती है वो नेगेटिव। जैसे कि यहां मान लेता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ऐसे ये 1, 2, 3, 4, इधर -1, -2, -3, -1, -2, -3। यहां पर दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस न पूछते हुए वो अक्स से डिस्टेंस पूछ लेता है। जैसे मान लेता हूं मेरा एक पॉइंट यहां पर है, P मान लेता हूं 3,3,4 है, मान लेता हूं ये पॉइंट मेरा आपके पास ये है,
कि एक पॉइंट है 3,4। अब वो यहां दो क्वेश्चन पुटअप करेगा, दो क्वेश्चन, एक तो कहेगा कि एक्स अक्ष से डिस्टेंस बताओ और एक कहेगा वाई अक्ष से डिस्टेंस। और डिस्टेंस हमेशा पर जब तक कि न कहा जाए जब तक हम क्या मानते हैं कि डिस्टेंस क्या पूछ रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर मतलब है कि एक्स अक्ष पे इस पॉइंट पे 3 चले और फिर वाई अक्ष के समांतर कितने चले, 4, तो हम पी पॉइंट पे जाके पहुंच गए। तो यहां से एक्स अक्ष से कितना ऊपर चले, पी, सॉरी कितना चले, 4, और वाई अक्ष के राइट साइड में कितना चला है, 3। तो अगर पूछे कि एक्स अक्ष से दूरी, तो हमेशा क्या बताओ, मोड ऑफ वाई, अर्थात वाई कोऑर्डिनेट का क्या ले लो, मोड। अगर क्योंकि ये 4 है तो 4 हो जाएगा। अगर ये सपोज करो नीचे एक साइड होता है जैसे 3,-4, तो -4 उत्तर नहीं होता, क्या होता है 4, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। तो उसको क्या बनाते बेटा, मोड। अगर वाई अक्ष से दूरी पूछे, डिस्टेंस पूछे, तो क्या आएगा, मोड ऑफ एक्स, अर्थात एक्स अक्ष से डिस्टेंस पूछे तो मोड ऑफ वाई, और वाई अक्ष से डिस्टेंस पूछे तो मोड ऑफ एक्स, ऐसे लेते। अगर इसी पॉइंट का दूसरा क्या बोलता, मूल, इसी से क्या पूछता दूसरा, अगर मूल बिंदु से दूरी, अर्थात ओरिजिन से डिस्टेंस पूछ लेता। ओरिजिन से डिस्टेंस का मतलब कि एक पॉइंट तो ओरिजिन हो गया और दूसरा पॉइंट आपके पास है पी हो गया, ये वाली डिस्टेंस बताओ आपके पास है कितनी है। तो क्या होता है बेटा, जैसे एक पॉइंट ओरिजिन हो गया और दूसरा पॉइंट आपके पास पी मान लेता हूं 3,4, तो वही फॉर्मूला क्या होता है, 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। वैल्यू रखा, कैलकुलेशन पे क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर, जो कि आंसर क्या आ जाएगा 5, जो कि अपना आंसर क्या आ जाएगा 5, आंसर 5 आ जाए। इससे कहने का मतलब अगर किसी भी पॉइंट आपके पास पी एक्स कोमा वाई दे रखा है तो ओरिजिन से डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस केवल, अर्थात एक्स के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। ये क्या होता है, किसी भी पॉइंट के मूल बिंदु से डिस्टेंस होती है। अब आगे चलते हैं अपना अगले सवाल पे। अगला सवाल है ट्रिगोमेट्रिक का, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का सवाल। क्या दे रखा है, इफ थीटा इक्वल 45 डिग्री देन द फाइंड वैल्यू ऑफ 1 माइनस कोस 2 थीटा बटे साइन 2 थीटा इज। यदि थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 45 हो, तो इस ट्रिगोमेट्री इक्वेशन का मान बताइए। क्या पूछ रहा है, मान। तो क्या दे रखा है, थीटा बराबर 45, तो इस वैल्यू में 1 माइनस कोस 2 थीटा बटे साइन 2 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी रखूंगा, cos 245, नीचे क्या आ गया साइन 245, और 2 को 45 से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस कोस कितना आ गया 90, और साइन कितना आ गया 90। और हम जानते हैं ट्रिगोमेट्री रेशियो की टेबल से cos 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 1/1 कितना आ गया 1, अर्थात जब थीटा की वैल्यू 45 होगा तो इस ट्रिगोमेट्री रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ऑप्शन नंबर है डी आपका आंसर। अगले सवाल पे चले। अगला सवाल है अपना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक से, जो क्या दे रखे है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 हो तो सूर्य का उन्नयन कौन है, अर्थात इफ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ वर्टिकल रोड एंड लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 1:3 देन द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ सन इज। अर्थात क्या कह रहा है, आपके पास एक ऊर्ध्वाधर वर्टिकल क्या है, एक रोड है, मान लेता हूं ये आपके पास क्या है, एक रोड, इसको नाम दे दिया ए पॉइंट, इसको नाम दे दिया बी पॉइंट। ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई दे रखी और उसकी छाया, तो मान लेता हूं सूरज कहीं यहां पर होगा आपका, ये क्या हो गया सन। अब इसकी छाया पड़ेगी तो इस रोड की छाया पृथ्वी पर पड़ेगी, मान लेता हूं ये आपके सी पॉइंट तक इसकी सेड हो गई। अर्थात क्या दे रखा है, ए बी रेशो बी सी, अर्थात क्या दे रखा है, ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और उसकी छाया का लंबाई का रेशियो कितना है बेटा 1.1 रेशियो रूट
3। और जहां पर इसकी लंबाई को मैंने किससे डिनोट किया है, ए बी से, और शेडो को किससे डिनोट किया है, बीसी से। तो ए बी रेशो बीसी कितना दे रखा है बेटा, 1/√3। इसको आप ये भी लिख सकते हैं, ए बी बाई बी सी कितना लिख सकते हो, 1/√3। अब उसने पूछा है कि सूर्य का कौन सा बेटा, उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। मान लेता हूं इसका ये कोण कितना है, थीटा। अब मुझे इसकी वैल्यू बतानी है कि ये थीटा कोण कितना होगा। तो और हम जानते हैं आपको इस वाली साइड और इस वाली साइड अर्थात इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर, और ये साइड कौन सी कहलाएगी, बेस। अर्थात आपको परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू दे रखी है, तो आप ऐसा ट्रिगोमेट्री रेशो सोचे जिसमें ये वाली साइड भी आ जाए और ये वाली साइड भी आ जाए। और हम जानते किसी भी ट्रिगोमेट्री रेशो में क्या होता है, साइन, कॉस, टेन, कोट, यहां पर कोट और यहां पर क्या आ जाएगा, सेक, और यहां पर सेक और यहां पर कोसेक। और आप जानते हो टेबल आपने याद कर रखी है कि इनकी वैल्यू क्या होती है, लाल बटे कक्का। अर्थात टेबल याद करो। इंग्लिश मीडियम में क्या होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हरे बोले, हर हरे बोले। इसका मतलब ऐसी कौन सी वैल्यू जिसमें परपेंडिकुलर भी आ रहा है और बेस भी आ रहा है, अर्थात P बटे B। और ये किसकी वैल्यू दे रखी है, tan की, अर्थात लंब बटे आधार। तो हम जानते कि tan थीटा क्या होता है, लंब। लंब का मतलब बेटा AB और आधार का मतलब है BC। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, tan थीटा बराबर है 1/√3। और 1/√3 थीटा की वैल्यू कितने पे होती है, थीटा 30 डिग्री। कितने की होती है, थीटा 30। तो थीटा की वैल्यू कितने आ गया, 30 डिग्री। अर्थात सूर्य का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अगला सवाल आया अपना सर्किल से। अगला सवाल कहां है, सर्किल से। तो देखते हैं क्या दे रखा है। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। मान लेता हूं मेरा ये सर्किल है, इसका सेंटर क्या दे रखा है, O। एक पॉइंट बाहर है, कितना है, P पॉइंट। उसने कहा है कि बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, अर्थात एक PA आ गई अपने पास स्पर्श रेखा, एक टेंजेंट क्या आ गई, PB। एक टेंजेंट क्या आ गई अपने पास है, PB। एक टेंजेंट कितना आ गई, PB। ये मान लेता हूं पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। वो कह रहा है कि PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। अर्थात ये एंगल कितना दे रखा है, 80 डिग्री। कितना दे रखा है, 80 डिग्री। तो क्या पूछा है कि POA, अर्थात इसको सेंटर से ज्वाइन किया, इस लाइन को P पॉइंट से ज्वाइन करा। क्या पूछ रहा है, POA, अर्थात इस एंगल की वैल्यू उसने पूछी है। और हमने एक थ्योरम प्रूफ कर रखी है कि अगर किसी भी सर्किल से के बाह्य पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई दो टेंजेंट रेखा ड्रॉ की जाए, जैसे ये A है, B है और ये क्या है बेटा, P, तो O है। O से P को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट एंगल P को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो अर्थात ये सपोज करो कंप्लीट 2x है, तो ये भी x होगा और ये भी x होगा। इसी प्रकार ये कंप्लीट 80 डिग्री दे रखा है, तो ये कितना हो गया बेटा, 40 डिग्री, 40 डिग्री। अगर ये 40 है और हम जानते हैं कि ओरिजिन से, सॉरी, केंद्र से, वृत्त के केंद्र से टेंजेंट पर जिस पॉइंट पे टेंजेंट होता है, अर्थात जिस पॉइंट पे टेंजेंट को ये टच करता है, वो एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। अगर ये 90 है, ये 40 है, तो इस वैल्यू की कहां से निकालेंगे, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। अर्थात इन ट्रायंगल POA, कौन से ट्रायंगल में, POA में हम जानते एंगल A प्लस एंगल POA प्लस एंगल P बराबर कितना होगा, 180।
इस पी एंगल को हम क्या कह सकते हैं, ए पी ओ बी लिख सकते हैं 180। इसकी वैल्यू कितनी है 90, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 90, इसकी वैल्यू हमें चाहिए पी ओ ए और प्लस पी की वैल्यू क्या दे रखी है 40, 80 दे रखी थी, पर हमें कौन सा चाहिए बाइसेक्ट वाला ऊपर वाला भाग, इक्वल क्या दे रखा है 180। हमें पी ओ ए इक्वल 180 माइनस 90 माइनस 40, एड सब्सट्रैक्ट कर दो बेटा 90 और कितना बच गया 50 डिग्री, अर्थात अपने पास पी ओ ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा 50, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें वो कंप्लीट ये एंगल भी, उस सवाल में दूसरा तरीका क्या था बेटा इसको पूछने का कि वो डायरेक्ट भी पूछ सकता कि ए ओ बी बताओ, ए ओ बी का मतलब हम ये भी जानते हैं कि ये वाली लाइन सेगमेंट अगर पी को बाइसेक्ट करेगी तो इस एंगल को भी बाइसेक्ट करती है। अगर ये अपना 50 आ गया तो कंप्लीट पूछता ए ओ बी, तो ये भी कितना होगा 50, तो ये कंप्लीट कितना हो गया 100, कितना हो गया 100, तो अपना आंसर क्या हो जाता है उसके हिसाब से 100, पर उसने क्या पूछा था ऊपर वाला, तो उसका आंसर कितना आ गया 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने सवाल आया एरिया से। अब सवाल कौन सा आ गया बेटा एरिया से। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में बने अंत्यवृत्त की परिधि होगी द सर्कमफ्रेंस ऑफ इन सेंटर ऑफ ए स्क्वायर विद साइड 14 सेंटीमीटर, मतलब 14 सेंटीमीटर मान लेता हूं, अर्थात 14 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है बेटा आपके पास एक वर्ग, अर्थात आपके पास क्या है वर्ग, तो मैं पहले वर्ग बना लेता हूं, ये मैंने वर्ग बना लिया ए बी सी और डी, और इसकी लेंथ क्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं वर्ग की सभी साइड क्या होती है इक्वल, तो सारी की सारी कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है बने अंत्यवृत्त, अंत्यवृत्त का मतलब होता है इन सर्किल, सर्किल का मतलब इसके अंदर है, इसके अंदर सर्किल है, इसके अंदर क्या है कि सर्किल, इसके अंदर एक सर्किल है और इस सर्किल को मैं बना रहा हूं ये, इसके अंदर ये सर्किल आ गई, इसको टच कर रहे, चारों साइड को टच कर रहे हैं, ये सर्किल फोर साइड को टच कर। अब उसने क्या पूछा है कि वृत्त की परिधि, वृत्त का क्या पूछा है सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए सर्किल की रेडियस से इसकी वैल्यू, और हमें पता है अगर यहां से लेके यहां तक इसकी साइड अगर 14 सेंटीमीटर है तो यहां से लेके इस पॉइंट की भी साइड कितनी होगी 14 सेंटीमीटर, और सर्किल का सेंटर हमेशा डायमीटर अर्थात व्यास को क्या करता है दो भागों में डिवाइड करता है, अर्थात ये इसका मान लेता हूं ओ सेंटर है, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी आर रेडियस, जिस और ये डिस्टेंस भी क्या कहलाती है आर, तो 2r की वैल्यू क्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो r की वैल्यू क्या आ गई 7 सेंटीमीटर, अर्थात इस सर्किल का जितना डायमीटर होगा उतना ही इस वर्ग क्या 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 होगी साइड की लेंथ, और हमें क्या चाहिए डायमीटर की जगह क्या चाहिए रेडियस, तो रेडियस कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर, तो वैल्यू रखो सरकमफ्रेंस आ गया 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 से 7 तो कितना बचा 44 सेंटीमीटर, कितना आ गया सरकम अर्थात सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल कितना आ गया 44 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर है बी आपका आंसर। अगर इसका क्षेत्रफल पूछता तो एरिया क्या हो जाता है, एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 कट गया, और 7 से क्या कितनी बार का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर क्या आ जाता है स्क्वायर, क्योंकि रेडियस कितने कितने टाइम्स आ रहे हैं 2 टाइम्स, तो क्या हो जाता है स्क्वायर, तो एरिया कितना हो जाता है 154। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपके एरिया का ही सवाल है, क्या दे रखा है कौन थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई बताइए। त्रिज्यखंड क्या होता है, अगर मैं एक सर्किल ड्रॉ कर लिया तो मान लिया ये मेरा क्या है बेटा केंद्र सर्किल का, एक त्रिज्या यहां कर दी और एक त्रिज्या यहां,
अर्थात इन दोनों त्रिज्या, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, अर्थात इस त्रिज्यखंड को क्या बोलता हूं मैं, लघु त्रिज्यखंड, और इसको क्या बोलता हूं, बड़ा या दीर्घ त्रिज्यखंड, इसको माइनर, इसको मेजर। और उसने क्या पूछी, इस चाप की लंबाई, सिर्फ इस आर्क की लेंथ पूछी है, आर्क। देखो, और हम जानते हैं, और इस एंगल को क्या मान लेता हूं, थीटा। वो कह रहा है कि थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत, तो मान लेता हूं ये कितना अपने पास थीटा। और हम जानते हैं कि सर्किल हमेशा कब तैयार होता है, जब आप जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे वापस आके रुक गए, अर्थात जब थीटा बराबर 360 कंप्लीट हो जाता है तो आपके पास एक सर्किल तैयार है, हो जाता है। इसका मतलब जब 360 डिग्री पर होता है तो इसकी परिधि कितनी होती है, परिधि कितनी होती है इसकी बेटा, 2 पाई आर। अर्थात थीटा की वैल्यू अगर 360 है तो उसकी परिधि का फॉर्मूला हम जानते कितना होता है, 2 पाई आर। अगर मैं 1 डिग्री पे काम करूं तो 1 डिग्री पर परिधि कितनी हो जाएगी अपने पास, 2 पाई आर बटे 360 डिग्री, अर्थात 1 डिग्री पर उसके चाप की लंबाई कितनी आएगी, 2 पाई आर बटे 360। पर हमें तो क्या चाहिए बेटा, जब एंगल कितना हो, थीटा, अर्थात थीटा डिग्री पर कितनी हो जाएगी परिधि अपने पास, थीटा से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, अर्थात थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, 2 पाई आर इस एंगल पे हो जाएगी। जैसा एंगल अगर 360 की बात करते हैं तो अपना आंसर क्या आता है, थीटा वैल्यू क्या रख दो 360, तो ये कट के क्या आ जाता है 2 पाई आर। और यहाँ थीटा अगर कुछ भी हो, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 120 कुछ भी हो, उसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो ये कितना अपना फॉर्मूला देखो, कई बार ऑप्शन में इसको डिवाइड भी करवा देता है, थोड़ा ध्यान से, यहां पर डिवाइड उसने नहीं करवाया तो ऑप्शन नंबर है बी। कई बार उस 2 को 360 से उसने डिवाइड भी करवा के ऑप्शन बना सकते हैं, यहां से 2 गायब करवा के, ये भी ऑप्शन हो सकता है। फिर ये ऑप्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता हो। तो अपना अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल अपना, घन के एक पृष्ठ का परिमाप 28 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन पूछे। और हमें पता है ये क्या दे रखा है, घन के एक पृष्ठ का पेरीमीटर, एक सरफेस का क्या दे रखा है, परिमाप, मतलब पेरीमीटर 28। और हमें पता है कि घन हमेशा कितने पृष्ठों से बना होता है, 6 पृष्ठों से बना होता है। और 6 के 6 पृष्ठ कैसे होते हैं, बराबर लेंथ के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, बराबर लेंथ के, जिसमें से एक दे रखा है कितना, इसका पेरीमीटर कितना है 28 सेंटीमीटर। और घन के 6 पृष्ठ कैसे होते हैं, वर्ग के आकार के, कैसे होते हैं, स्क्वायर के आकार के। तो एक पृष्ठ का परिमाप क्या होता है, एक पृष्ठ का परिमाप बोलो या फिर वर्ग का पेरीमीटर परिमाप बोलो, कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर। और वर्ग का परिमाप क्या होता है बेटा, 4 भुजा, भुजा का मतलब है साइड, क्या साइड, बराबर क्या दे रखा है 28। तो भुजा कितनी आ गई 28/4, तो भुजा इक्वल कितना आ गई, साइड इक्वल कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। पर उसने क्या पूछा है, घन का आयतन। और हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, घन का आयतन, अर्थात वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, भुजा क्यूब, भुजा का क्यूब करते ही क्या आ जाता है आपके पास, घन का आयतन। और भुजा कितनी है अपने पास, 7 का क्यूब, अर्थात 7 इंटू 7 इंटू 7, तो कितना आ गया 3 सेंटीमीटर क्यूब। यहां डायमेंशन क्या आ जाएगी, क्यूब, क्योंकि आयतन में क्या लगता है क्यूब, क्षेत्रफल में क्या लगता है स्क्वायर, और पेरीमीटर में क्या लगता है सेंटीमीटर, एक पावर। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अब नेक्स्ट सवाल आपका प्रायिकता से, प्रोबेबिलिटी से। क्या कह रहा है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को कितनी बार उछाला जा रहा है, 2 बार, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, अर्थात ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड इज। कम से कम एक और अधिक से अधिक का मतलब क्या होता है, कम से कम एक, और एक शब्द होता है अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। कम से कम का मतलब होता है कि आप इससे कम नहीं जा सकते, अर्थात कम से कम एक चित आपको चाहिए ही चाहिए।
एक हेड आपको चाहिए ही चाहिए, अर्थात एक आ जाए तो भी चलेगा, दो हेड आ जाए वो भी आपको काउंट करना पड़ेगा। कम से कम का मतलब होगा कि लोअर लिमिट बाउंड कर दी, अपर लिमिट आप कुछ भी जा सकते हो, और अधिक से अधिक का मतलब होगा इससे अधिक आप नहीं जा सकते। अगर वो कहता कि अधिक से अधिक एक चीज, इसका मतलब एक चीज चलेगा, एक भी नहीं है वो भी चलेगा, परंतु एक से ऊपर चीज आपको नहीं चाहिए। अधिक से अधिक का मतलब आपको नीचे चाहिए, और कम से कम का मतलब आप ऊपर जा सकते हो, एक से अधिक भी आप चित्र ले सकते हैं। और जैसे ही मैं अगर एक सिक्के को दो बार उछालता हूं तो उसके परिमाप क्या होते हैं बेटा, पॉसिबिलिटी क्या होती है कि एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, क्या होता है टी टी। अब मुझे क्या चाहिए बेटा कि कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, अर्थात प्रायिकता ऑफ कम से कम एक चित, अर्थात एट लिस्ट, एट किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए कि एट लीस्ट वन हेड, और फॉर्मूला क्या होता है अपने पास प्रायिकता का, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम तो कितने आ गए अपने पास, चार, एक दो तीन चार, परंतु अनुकूल क्या होगा अपने पास, कम से कम एक चित, चित का मतलब हेड, अर्थात एक हेड आएगा वो भी काउंट करना है, दोनों हेड आ गए वो भी काउंट करना है, अर्थात ये वाला भी लेना पड़ेगा, ये वाला भी लेना पड़ेगा, और ये वाला, इन दोनों में एक एक एच आ रहा है, इसमें दोनों एच आ रहे हैं, इसको भी काउंट करना पड़ेगा आपको, अर्थात दोनों आपके पास दोनों के दोनों टी नहीं आने चाहिए, पटे नहीं आने चाहिए। कम से कम का मतलब होता है ऊपर जा सकते हो, एक का एक आएगा तो भी चलेगा, दो आएगा तो भी चलेगा, तीन आएगा तो भी चलेगा। तो अनुकूल कितने होगा बेटा, तीन, अर्थात 3/4। अगर ये डिवाइड जा रहे होते तो हम डिवाइड कर लेते, पर 3/4 है तो अपना आंसर ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर है सी, 3/4। अगला अगला सवाल, अगला है सबसे न्यूनतम संख्या जिसमें जिसमें √27 को गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है वह है, अर्थात अपने पास एक नंबर है, कौन सा है, √27, √27। अब वो पूछ रहा है कि इस नंबर को मैं सबसे छोटी कौन सी, अर्थात लोएस्ट नंबर से कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं जिससे कि मुझे प्राप्त संख्या कैसी हो जाए, नेचुरल नंबर। और हम जानते प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 और इनफाइनाइट तक चलती है, अर्थात मेरा मकसद यहां होगा कि मुझे इस रूट को हटाना है, अर्थात ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे कि रूट क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, अर्थात रूट के अंदर जो भी नंबर बने वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब देखो कि इससे किससे मल्टीप्लाई कर दो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए, अगर आप सोच सकते हो तो पता है √3 से करने पर क्या मिल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। पर हम देखो अगर मैं 27 को 1 से करूं तो 27 नहीं मिला, 27 को 2 से करूं तो कितना आया बेटा, 54, ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर। अब 27 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना मिलेगा आपको, 81, और हमें पता है 81 का रूट क्या होता है, 9। तो इसका मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 27 को √3 से, तो क्या आ जाएगा, √27 इंटू 3 कितना हो गया, 81, और बराबर क्या आ गया, 9। और 9 क्या होता है, ये नेचुरल नंबर, जो कि नेचुरल नंबर है। तो किससे मल्टीप्लाई करना बेटा, √3 से, किससे करना पड़ेगा, √3 से, क्योंकि मुझे रूट के अंदर एक ऐसा नंबर खोजने की जरूरत थी जो किसी ना किसी नंबर का क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो वो कौन सा नंबर था, √3 को अगर √27 से कर दो तो क्या आएगा, √81, जो कि क्या होता है 9 का स्क्वायर। अगला सवाल, अगला बहुपद से सवाल आया कि बहुपद के x² - x - 6 शून्य है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² - x - 6 आर। वो पूछ रहा है कि इसके जीरोज क्या होंगे। तो जीरोज के लिए हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले इसको किसी बहुपद के बराबर है मान लो, माना p ऑफ x का मतलब x की टर्म में कोई बहुपद है, x² - x - 6, और मुझे पता है किसी भी पॉलिनोमियल को
के शून्यक निकालने के लिए उस पोलिनोमियल, शून्यक का मतलब क्या होता है बेटा कि x की वैल्यू, ऐसी x की वैल्यू जो इस पूरे बहुपद को क्या बना ले, जीरो, क्या बना ले, जीरो, न कि x बराबर जीरो। x बराबर जीरो जीरोज हो भी सकता है, नहीं भी होता है, परंतु जीरोज का अर्थ क्या होता है कि x की ऐसी वैल्यू रखो जिससे कि दिया गया बहुपद पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। अर्थात मैं क्या करना चाहता हूं कि इस p ऑफ x की वैल्यू क्या खोजना चाह रहा हूं, जीरो, अर्थात फॉर ए जीरोज। जीरोज के लिए हल क्या करते हैं कि उस बहुपद को किसके बराबर रख दो, जीरो के, x की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल है जीरो। अब आपके पास क्या बन गया बेटा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं। अब आपको फैक्टर क्या होंगे बेटा कि माइनस एक को ऐसे ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आ जाए माइनस का 6, और ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए माइनस का 1। तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस 6 बराबर है जीरो। क्योंकि माइनस 3 में प्लस 2 ऐड करोगे तो माइनस एक्स आ गया, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6x स्क्वायर आ गया। क्या कॉमन आ रहा है इनमें से बेटा, x क्या बचा, x माइनस 3, क्या कॉमन आ रहा है प्लस 2 x माइनस 3 बराबर है जीरो। इन दोनों में से क्या बाहर आ गया, x माइनस 3, यहां पर क्या बचा x प्लस 2 बराबर है जीरो। और हम जानते हैं अगर दो वास्तविक संख्याओं का प्रोडक्ट जीरो है तो या तो ये वाली वास्तविक संख्या जीरो हुई होगी या फिर ये, तभी पॉसिबल है। या तो x माइनस 3 बराबर जीरो या फिर x प्लस 2 बराबर है जीरो। अगर ये जीरो के बराबर है तो कब हुआ होगा, जब x बराबर क्या है 3, और ये जीरो के बराबर है तो x बराबर क्या होगा माइनस 2, और ये दोनों वैल्यू क्या कहलाती है इसकी, जीरो। अर्थात हमने x की वह वैल्यू फाइंड कर ली जिससे दिया गया पोलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो, बहुपद क्या हो जाए जीरो। और इसको चेक करने के लिए इसमें रख लो जीरो, आंसर आ जाएगा, जो कि अपना आंसर क्या आ रहा है 3 माइनस 2, अर्थात 3 माइनस 2, ऑप्शन नंबर है सी। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है समीकरण 3x, कौन सी इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन 3x माइनस 5y प्लस का k बराबर जीरो, और कह रहा है यदि x बराबर 2 और y बराबर माइनस 2 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात क्या रखे कि इस इक्वेशन में x बराबर, पुट x बराबर क्या कर दू 2 एंड y इक्वल क्या कर दू माइनस 2, तो मुझे बताओ k की वैल्यू क्या थी। तो रखो 3 2 माइनस 5 माइनस 2 प्लस का k इक्वल जीरो, कितना आ गया 6, ये कितना आ गया प्लस का 10 प्लस का k इक्वल जीरो, सम क्या हो गया 16 k बराबर में जीरो, तो k की वैल्यू क्या आ गई माइनस 16, माइनस 16, जो कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर है डी। अर्थात x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू माइनस 2 अगर इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो k की वैल्यू क्या आ गई अपने पास माइनस 16। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल, एडी और पीएम त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएं है, माध्यिकाएं मतलब मीडियन है, जबकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर है यदि ए बी रेशो पी क्यू इक्वल क्या दे रखा है 3:5 हो तो ए डी रेशो पी एम की वैल्यू पूछा है। क्या दे रखा है आपके पास, एक ट्रायंगल, आपके पास दो ट्रायंगल है जिसमें से एक क्या है ए बी और ए सी, दूसरा ट्रायंगल क्या दे रखे है बेटा पी क्यू आर। इस ट्रायंगल की माध्यिका कौन सी है एडी। माध्यिका का मतलब होता है, मीडियन का मतलब कि किसी भी वर्टेक्स, किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दो जो सामने वाली भुजा को कितने बराबर रेशियो में डिवाइड कर दे, अर्थात दो भागों में बाइसेक्ट कर दे। अर्थात साइड को बाइसेक्ट करने वाली लाइन क्या कहलाती बेटा माध्यिका, अर्थात वर्टेक्स से होनी चाहिए वो। तो ये क्या हो गया, ये पॉइंट क्या था डी, और इसी प्रकार इस ट्रायंगल की माध्यिका क्या दे रखी है मीडियन पीएम, अर्थात पी पॉइंट से सामने वाली को मैंने दो भागों में डिवाइड करवा दे। ये पॉइंट कौन सा था बेटा पी है, अर्थात ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल। इसके साथ क्या दे रखा है
कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, और क्या दे रखे इसके साथ है कि ए बी रेशो पी क्यू बराबर 3:5, 3:5। किसकी वैल्यू पूछा है? ए डी अर्थात आपके पास इस वाले का रेशो और पीएम और इस वाले के रेशो के बराबर इसकी वैल्यू पूछिए। अब इसके पहले आपको क्या दे रखा है? ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर होगा? पी क्यू आर के। और देखो आपने अपनी किताब में एक सवाल था, अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी तीनों साइडों का रेशो क्या होता है? इक्वल। वहां हमने ये पढ़ा था कि अगर ए बी सी सिमिलर पी क्यू है तो ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर इक्वल ए सी बटे पी आर। तीनों साइड का रेशो इक्वल होगा, परंतु इसके साथ बेटा माध्यिका का रेशो भी इक्वल होता है, अर्थात ए डी बटे पी एम। माध्यिका का भी रेशो क्या होता है? इक्वल। इसी के साथ एंगल बाइसेक्टर का भी रेशो इक्वल होता है, इसी के साथ एल्टीट्यूड का रेशो भी इक्वल होता है, और इसी के साथ एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी रेशो इक्वल होता है। और वैसे प्रूफ करने के लिए मैं एक रफ आइडिया देता हूं, अगर ये दोनों ट्रायंगल बराबर है तो इस वाली साइड का और इस वाली साइड का रेशो बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और इस बीसी का रेशो अर्थात बीसी का रेशो क्यू आर के बराबर होगा। अर्थात बोथ साइड में क्या 2 का डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा? बीसी बटे 2 और क्यू आर बटे 2। बीसी बटे 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? बी डी, और क्यू आर बटे 2 को क्या लिख सकता हूं? क्यू एम। क्यू एम, इसका मतलब इस वाले का रेशो इसके बराबर हो गया, इसका रेशो इसके बराबर दे रखा था, और ये दोनों रेशो क्या हो गया आपस में? बराबर। तो एस ए एस सी प्रॉपर्टी से ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल भी क्या हो जाता है? सिमिलर। उसी प्रकार ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी आपस में क्या हो जाते हैं? सिमिलर। और अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी साइडों का रेशियो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? बराबर। तो इस वाले ट्रायंगल की एडी साइड, इस वाले ट्रायंगल की पीएम साइड भी क्या हो जाएगी? इन बाकी साइड के बराबर। ठीक है, तो आपको इतना याद रख लेना है बस, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसकी साइड का रेशियो तो बराबर होता है, उसके साथ उसकी माध्यिका का रेशियो बराबर होता है, एंगल बाइसेक्टर का भी अर्थात अंतः कोण विभाजक का भी रेशियो क्या होता है? बराबर। एल्टीट्यूड का भी रेशियो क्या होता है? बराबर। आपको क्या दे रखा है कि ए बी की वैल्यू क्या दे रखी है? 3। पी क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है? 5। और आपको पूछा क्या है? ए डी बटे पी एम, और इसका रेशो भी क्या हो जाएगा बेटा? 3/5 अर्थात 3:5। आंसर सेम आएगा। आंसर क्या आएगा? सेम। अर्थात जिस रेशो में इसकी साइड थी उसी रेशो में उसकी क्या होगी? माध्यिका। थोड़ा याद रख लेना, शॉर्टकट सवाल है। प्रूफ करने के लिए आपको एक रफ डायग्राम दिखा दिया था, ये दोनों साइड का रेशो बराबर है क्योंकि ट्रायंगल एबीसी पी क्यू आर के क्या है? सिमिलर है, तो ये तो ऑटोमेटिक हो गया, ये एंगल बराबर है प्रॉपर्टी से। अगर ये कंप्लीट साइड इसके साथ रेशो में बराबर है तो इसकी हाफ और हाफ भी क्या होगा? बराबर, क्योंकि दोनों साइड में 2 का डिवाइड देने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब भी रेशो क्या आने वाला है? इक्वली ही आने वाला है। तो एस से ये ट्रायंगल भी क्या हो गया आपस में? सिमिलर। अगर ये सिमिलर हो गया तो इस वाले की ये साइड और इस वाले की ये साइड भी क्या हो जाती है? रेशो में बराबर। किसके? इस वाली साइड के और इस वाली साइड के बराबर हो जाती है। इनका साइड का रेशो दे रखा था, मीडियन का पूछा था, मीडियन का भी क्या आ गया? बराबर 3:5। अगला क्वेश्चन। अगला क्या है? 10 मीटर ऊंचे मीनार बना देता हूं। कितना ऊंचा बेटा? 10 मीटर। ये आपका क्या है बेटा? एक मीनार है, टावर है। 10 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु पृथ्वी मान लेते हो, ये पॉइंट यह है, इसके शिखर से बिंदु का क्या दे रखा है बेटा? अवनमन कोण। कितना दे रखा है? अवनमन। अवनमन का मतलब बेटा अगर यहां से डैश डैश करना चाहूं तो ये एंगल कितना दे रखा है? 30 डिग्री। उन्नयन का मतलब होता है कि आप नीचे से ऊपर देख रहे हो, और अवनमन का बेटा ऊपर से नीचे वाला कोण को क्या बोलते हैं? अवनमन। ये कितना दे रखा है? 30। क्या पूछा है? बिंदु की मीनार के आधार से दूरी, अर्थात ये वाला बिंदु इस टावर के आधार से कितना दूर स्थित है, इसकी क्या बतानी है आपको बेटा? लेंथ। मान लेता हूं ये ए है, ये बी है, और ये कितना है बेटा? सी। आपको ये वाली लंबाई बतानी है, ये वाला। और कितनी दे रखी है बेटा? 10 सेंटीमीटर ये दे रखा है आपको, एंगल दे रखा है ये 30। अब ये बताना, और हम जानते हैं कि ये दोनों साइड हमेशा क्या होती है बेटा? पैरेलल। अगर ये दो साइड पैरेलल है, कोई भी दो साइड समांतर होती है, एक तिर्यक रेखा होती है,
तो जेड वाली आकृति के एंगल क्या होते बेटा, बराबर किससे, एकांतर कोण से, किससे होते बेटा, एकांतर। तो ये उल्टा जेड दिख रहा है, ये उल्टा, अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा बेटा, 30, ये कितना होगा 30। ये साइड हमें दे रखी है, इस साइड को मान लेता हूं कितना है, x, ये साइड कितनी है, x, अर्थात इस साइड और इस एंगल में आपको एक रिलेशन जनरेट करना है। अब बताओ कि परपेंडिकुलर और आधार में ऐसा कौन सा रिलेशन होता है जो थीटा पे अप्लाई हो जाए। तो हमें पता है tan थीटा बराबर, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30, क्या होता है परपेंडिकुलर, क्या होता है बेटा, ए बी बटे बेस अर्थात BC। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 10, और इसकी वैल्यू तो हमें पूछा है, क्या हो गया x, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, x इक्वल 10√3 सेंटीमीटर, अर्थात वो वाला पॉइंट मीनार के आधार से कितना दूर था बेटा, 10√3 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया बेटा, ऑप्शन नंबर है ए। तो कितनी दूर बैठा वो, 10√3। अगला सवाल, अगला सवाल, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, वही है वहां मीनार था, यहाँ क्या है बेटा, पोल खंबा है, कि ऊंचाई याद रखिए, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, अर्थात इस वाले खंबे की जो भी परछाई मान लेता हूं, इसकी परछाई क्या है, ये, अर्थात ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। अगर इस खंबे की जितनी भी परछाई शैडो तैयार होगी, इसकी लेंथ के बराबर ही तैयार होगा। और क्या पूछा, सूर्य का इंडियन कोण। तो मान लेता हूं इसको इससे जोड़ा, अर्थ क्या पूछ रहा है बेटा, कि मुझे बताओ ये थीटा कितना होगा, कब, जब ये दोनों बराबर हो। मान लेता हूं ये x है तो ये भी कितना होगा x। वो कह रहा है कि उस वाले एंगल पे काम करके बताओ जब उसकी छाया उस पोल के बराबर हो जाए। और हमें पता है परपेंडिकुलर और आधार बेस दे रखा है, तो इसमें रिलेशन क्या होता है, वो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर कितना है, x मान रखो, और ये भी कितना है बेटा x, तो कितना आ गया tan थीटा बराबर 1, और थीटा की वैल्यू सिर्फ क्या रख दूं, की वैल्यू क्या दे दिया tan थीटा 1, अर्थात थीटा बराबर क्या पुट करने पर आता है बेटा 45, क्या आता है 45, अर्थात जब 45, और ये याद भी रख लेना थोड़ा, जब एंगल की वैल्यू 45 डिग्री होती है तो बेस और परपेंडिकुलर हमेशा क्या होते हैं बेटा, इक्वल, क्या होते हैं इक्वल, अर्थात 1:1 में हमेशा डिवाइड होते, 1:1 में होते हैं हमेशा। तो कितना आ गया 45, ऑप्शन नंबर है ए। अगला सवाल, अब आगे फिल इन द ब्लैंक 1 से 6, आपके एक एक नंबर के एमसीक्यू कितने सवाल आए थे बेटा 18, अब कितने सवाल आ रहे हैं आपके रिक्त स्थान के 6 सवाल, वही एक एक नंबर के, कितने आ रहे हैं एक एक नंबर के सवाल, वो क्यों, वो छोटे वाले सवाल है एमसीक्यू, ध्यान से देखें। यदि 3 7 9 x 5 का समांतर माध्य का मतलब होता है माध्य ही, समांतर दे या फिर माध्य दे, बात एक ही है। 6 हो तो x का मान क्या होगा, और हम जानते हैं समांतर माध्य हो या माध्य मीन कैसे निकालते बेटा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां पर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, माध्य सभी प्रेक्षणों का योग, मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे प्रेक्षणों की संख्या, नंबर ऑफ की संख्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो माध्य कितना दे रखा है यहां पर 6, तो इसकी वैल्यू 6, सभी प्रेक्षणों का योग सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या बेटा 3 + 7 + 9 + x + 5, अपन प्रेक्षणों की संख्या मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे 1 2 3 4 5, तो डिवाइड बाई 5, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा 30 बराबर, ऐड करो 10 19 24, अर्थात 24 + x, 24 को इधर लेके आए तो किसका हो गया माइनस का, तो कितना बचा x बराबर है 6, अर्थात उस x की वैल्यू क्या होने वाली है 6, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा x बराबर है 6, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन,
अगला वही डिस्टेंस का सवाल आ गया कि बिंदु 3 कोमा ए और 4 कोमा ए के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, √10 हो तो एक का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं अगर दो पॉइंट के बीच की दूरी क्या है बेटा, 3 कोमा ए और दूसरी क्या है 4 कोमा ए, और इसके बीच की डिस्टेंस क्या दे रखी है, √10। किसकी वैल्यू पूछा है, इस एक की वैल्यू। हम जानते हैं दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, PQ बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस, और आपको पता है पी क्यू का मतलब क्या है बेटा, इन P और Q से बीच की दूरी जो कितनी दे रखी है, √10 बराबर √x2 माइनस x1, 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का क्या कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर, अर्थात बोथ साइड क्या कर रहे हैं बेटा, स्क्वायर। तो ये इसका स्क्वायर क्या, तो 10, इसका स्क्वायर क्या, तो 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और ये क्या आ गया प्लस का 1 माइनस 1 की पावर 2, 1 को इधर लेके आया तो क्या आ गया 10 माइनस 1 कितना आ गया बेटा 9, 1 माइनस 1 का कितना है होल स्क्वायर कितना आ गया 9, स्क्वायर उधर गया तो कितना हो गया बेटा प्लस माइनस √9, जो कि कितना आ गया प्लस माइनस 3। तो एक बार आप क्या लेना पड़ेगा प्लस, और एक बार क्या लेना पड़ेगा माइनस। तो अपना आंसर क्या आ गया बेटा, प्लस लेने पर तो क्या आएगा a माइनस ए बराबर 3, तो 1 को तो उस साइड ले गए, 3 को इस साइड लेके आया, तो 1 माइनस 3, तो a बराबर कितना आ गया माइनस का 2, और माइनस लेने पर एक बार प्लस साइन ले लो और एक बार माइनस साइन, तो a माइनस ए बराबर माइनस का 3, 3 को इधर लेके आया, 1 को उधर ले गया, तो 1 प्लस का 3 बराबर a बराबर 4, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास 2, अर्थात 1 की वैल्यू ऐसी 2 होगी, एक तो क्या होगी -2 और एक क्या होगी 4, जिससे अगर -2 रखा तो भी इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी √10, और अगर 2 की जगह कितने रखा बेटा 4, तो भी इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी बेटा √10। तो एक की वैल्यू क्या आ गई बेटा -2,4, -2,4, अर्थात एक की वैल्यू 2 ऐसी होने वाली है जिनके बीच की डिस्टेंस क्या दे दे √10। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का सवाल है। 2 साइन स्क्वायर 60 cos 60 का मान है, द वैल्यू ऑफ 2 साइन स्क्वायर 60 cos 60 इज, क्या वैल्यू दे रखी बेटा 2 साइन स्क्वायर 60 cos 60 डिग्री, और आप जानते हो टेबल में बेटा साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर प्राप्त हो जाए 3/4, √3 का स्क्वायर 3 हो गया और 2 का स्क्वायर है 4, 1/2, 2 से 2 गया तो आंसर कितना आ गया 3/4, ये आपका क्या बेटा आंसर आया था। इस ट्रिगोमेट्री रेशियो का आंसर क्या आएगा 3/4, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, आसान सवाल था, इजी सवाल था। अगला एरिया से आए, अगला क्या बोल रहे, एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, और हमें पता बेलन का सिरा कैसा होता है कि वृत्त के जैसा, सिरे का मतलब होता है या तो बॉटम भी हो सकता है और टॉप भी हो सकता है, दोनों, और दोनों सिरे कैसे होते हैं सिलेंडर के बेटा, एक सर्किल, तो उस क्या दे रहा है सिरे का क्षेत्रफल था, क्या दे रखा है सर्किल का क्षेत्रफल, इसकी ऊंचाई h क्या दे रखा है 21, क्या दे रखा है 21, तो बेलन का क्या पूछा है आयतन, मतलब सिलेंडर का क्या पूछा है वॉल्यूम। हमें पता है अगर सिरे का क्षेत्रफल क्या दे रखा है बेटा, सिरे का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ये लिख रहा है बेटा एरिया ऑफ इट्स वन एंड का मतलब होता है या तो टॉप का दे रखा है या बॉटम का दे रखा है, कितना दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें पता है इसके सिरे कैसे होते हैं वृत्त के जैसे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, तो इसका मतलब 154, पाई की वैल्यू बेटा 22/7 इंटू आर स्क्वायर बटे 154, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया 154 इंटू 7/7,
22। इस वाली टर्म को उधर ले गए तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई में होगा और इसका क्या लग गया, डिवाइड। तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 22। डिवाइड किया तो 11 से 2 टाइम्स, 11 से कितने टाइम्स गए बेटा, 14 बार, और 2 से काटा तो कितनी बार गया, 7 से। तो आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, √49। तो आर बराबर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। यहां वैसे प्लस माइनस आता है, परंतु रेडियस हमेशा क्या होती है बेटा, पॉजिटिव, क्योंकि रेडियस डिस्टेंस होती है, इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, सिर्फ प्लस। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 7। एच की वैल्यू कितनी दे रखी, 21 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा था बेटा, बेलन का आयतन। बेलन का क्या पूछ रहा है, आयतन। क्या होता है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच, बाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी बेटा, 7 इंटू 7। और एच की वैल्यू कितनी बेटा, 21। तो 7 से 7 टाइम कितना बचे बेटा, 22 इंटू 7 को इससे मल्टीप्लाई करेगा 7 और 144, कितना आ गया बेटा, 11 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 9 और 2 से किया तो कितना आ गया, 2, अर्थात 4 3 2 1। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसको मल्टीप्लाई आप अपने हिसाब से देख लेना, कैलकुलेशन है। मैंने फॉर्मूला क्या होता है बेटा बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच, अर्थात हाइट दे रखी थी और सिरे का क्षेत्रफल दिया था, और हमें पता है वॉल्यूम में 2 चीज की आवश्यकता होती है, एच की और आर। आर का मतलब है रेडियस की, जिसमें एच डायरेक्ट दिया था, रेडियस नहीं दिया, उसके लिए कंडीशन दे दी, उस कंडीशन में आर की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंटन 3 5 7 आया था, क्या दे रखा है बेटा डाटा आपके पास, 3 5 7 4 2 1 4 3 1 3 4। क्या दे रखा है, 3 4 का बहुलक, बहुलक का मतलब मोड है। और आप जानते हो अगर आपके पास डेटा होता है तो उसका बहुलक क्या होता है बेटा, बहुलक। बहुलक का मतलब होता है कि उस डाटा में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी रिपीट हुआ है, और यहां पर सबसे ज्यादा रिपीट कौन हुआ है बेटा, क्योंकि 3 कितने टाइम्स हुआ है बेटा, 2 टाइम्स हुआ है। 3 कितने टाइम्स हुआ है, 2 टाइम्स। 5 कितने टाइम्स हुआ है, 1। 7 कितने टाइम्स हुआ है, 1 टाइम्स हुआ है। 4 कितने टाइम्स हुआ है, 1 2 3, 3 बार रिपीट हुआ है। और 2 कितने टाइम्स हुआ है, एक बार। 1 कितने टाइम्स हुआ है, एक बार। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन रिपीट दे रहा है बेटा, 4। 4 कितनी बार दे रहे हैं, 3 बार। अर्थात आंसर बहुलक क्या हो जाएगा, 4। बहुलक क्या हो जाएगा, 4। अर्थात बहुलक का मतलब होता है बेटा कि सबसे ज्यादा बार कौन सा डाटा रिपीट हुआ है, उसको क्या बोलते हो बेटा, बहुलक। जैसे 4 कहां पर हुआ है, सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है 3 बार, इसलिए का मतलब 4 क्या होगा, इसका बहुलक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4। अगला सवाल बेटा, अगला सवाल क्या पूछ रहा है, 10 और 250 के बीच में संख्या 4 के गुणज है, अर्थात नंबर बिटवीन 10 एंड 250 आर मल्टीपल ऑफ 4। अर्थात 10 और 250 के बीच में आपको कितने नंबर आएंगे जो 4 से कंप्लीट बार डिवाइड जाता हो, अर्थात 4 का भाग लगाऊं तो पूरी पूरी जाए। तो हम पता है एपी बनाते सबसे पहले, क्या बनाते हैं, एपी। तो 10 और 10 के बाद 10 में क्या 4 का डिवाइड जाता है, नहीं। 11 में नहीं, 12 में जाएगा तो 2, फिर किस में जाएगा 16, फिर किस में जाएगा 20, और ऐसे जाते लास्ट में कितने जाएगा बेटा आपके पास 250 में 4 का डिवाइड नहीं जाता है। तो 250 से जस्ट संख्या कौन सी है जिसमें 4 का डिवाइड जाए, 248। अब आपको क्या बताना बेटा, जिसमें 4 से डिवाइड जाए इसके बीच की संख्या। तो बताओ, जहां पर प्रथम पद क्या हो गया 12, सार्वंत्र क्या आ गया 16 माइनस 12 बराबर 4, अंतिम पद क्या आ गया बेटा 248। और फॉर्मूला क्या होता है बेटा nth टर्म का, a प्लस एन माइनस 1 और डी। एन की वैल्यू क्या है 248 बराबर ए की वैल्यू बेटा प्रथम टर्म 12, एन की वैल्यू नहीं पता क्योंकि ये तो पूछ रहा है, डी की वैल्यू 4। 12 को इधर लेके आए माइनस, ये क्या हो गया एन माइनस 1 इंटू 4। 12 गया कितना बचे बेटा 6 3 2, 236।
अब मुझे क्या बेटा यहाँ 4 का क्या लगवाया डिवाइड, तो n माइनस 1 बराबर 236 बटे 4, तो n माइनस 1 डिवाइड लगाओ बेटा 5 और 9, अर्थात n बराबर कितना आ गया बेटा प्लस 1, n बराबर कितना आ गया 7, अर्थात 10 और 250 के बीच में ऐसी 60 संख्याएं होंगी जिसमें पूरा पूरा 4 का भाग जा रहा है, कंप्लीट जा रहा है। इसका शॉर्टकट करने का तरीका क्या बेटा, अगर शॉर्टकट करें तो हमें पता है 10 और 250 के बीच में पूछ रहा है, हम इस संख्या को 10 और 250 को काउंट न करके हम ये करते 1 से लेके 250 के बीच में चले जाते हैं टोटल, तो 1 से लेके 250, 250 में ही 4 का भाग लगा दो, 250 में कितनी बार पूरा पूरा जाता है वो सारी संख्याएं आ जाती है इसमें, तो मैंने 250 में 4 का डिवाइड लगवाया, कितनी बार गया बेटा 62, कितनी बार 62, अर्थात 1 से लेके 250 के बीच में ऐसी 62 संख्या ही है जिसमें 4 का भाग जा रहा है। और उसने क्या पूछा है 10 से लेके, और हमें पता है 1 से लेके 10 तक कितनी संख्याएं होती है जिसमें 4 का भाग जाता है, 4 और 8, अर्थात 2 संख्या इसमें काउंट हो चुकी है क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट किया, तो 2 संख्या घटाएंगे तो क्या जाएगा बेटा अपने पास 7, अर्थात ये भी अपना आंसर शॉर्टकट कर सकते हो। अर्थात किसी भी संख्या के बीच में पूछे आप क्या कर दो 1 से काउंट स्टार्ट कर दो, 1 से लेके मैंने क्या किया 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जिसमें 4 का भाग जाता है, तो लास्ट वाली में 4 का डिवाइड, 4 बोले तो 4, 6 बोले तो 6, डिवाइड दिया और वो भी डिवाइड पॉइंटों में जाएगा, पर हमें कौन सा लेना बेटा जो कंप्लीट बार जाए, रिमाइंडर को छोड़ना है, तो कंप्लीट बार कितनी जा रहा है 62, अर्थात 62 संख्या ऐसी है जो 1 से लेके 250 में आती है जिसमें 4 का भाग जा रहा है, डिवाइड जा रहा है, अर्थात 4 का मल्टीपल है, परंतु हमें क्या पूछा था 10 से, और हमें पता है 1 से 10 तक कितनी संख्या होती है 2, इसका मतलब 2 काउंट होगा, इसको हटा दो और अपना आंसर क्या आ गया 60।